बच्चों हम लोग आज शुरू करने चल रहे हैं मोलरिटी। मोलरिटी भी कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने का एक तरीका है। ये सिमिलर टू नॉर्मलिटी है। फार्मूले भी लगभग वैसे ही हैं, बस अंतर ये है कि जहाँ पर हम लोग वहाँ पर इक्विवेलेंट मास यूज कर रहे थे, वहाँ पर हम लोग मॉलिक्यूलर मास यूज करेंगे। तो डिफिनीशन हो जाएगी नंबर ऑफ ग्राम मोल, वहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट बोले थे, यहाँ पर ग्राम मोल्स बोलेंगे। एब्सोल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन 1000 milliliter or 1 liter solution इज नोन एज मोलरिटी। तो 1000 मिलीलीटर में या 1 लीटर सोल्यूशन में जितने ग्राम मोल सोल्यूट के प्रेजेंट होंगे उसी को हम लोग मोलरिटी कहेंगे। यहाँ पर यूनिट हो जाएगी ग्राम मोल प्रति लीटर। यहाँ पर मोलर सॉल्यूशन की बात किया जाए तो द सॉल्यूशन व्हिच 1 लीटर कंटेन्स 1 ग्राम मोल सोल्यूट इज नोन एज मोलर सॉल्यूशन। मतलब ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसके 1 लीटर में अगर 1 ग्राम मोल सोल्यूट प्रेजेंट होता है तो उसको मोलर सॉल्यूशन कहेंगे। इसको हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर 1 लीटर में हाफ ग्राम मोल है तो उसे सेमी मोलर कहेंगे। 1 लीटर में यहाँ पर देखें अगर 1/10 ग्राम मोल है तो डेसी मोलर कहेंगे। 1/5 ग्राम मोल है तो पेंटी मोलर कहेंगे। 1/100 ग्राम मोल है तो सेंटी मोलर कहेंगे। और 10 ग्राम मोल है तो डेका मोलर कहेंगे। इनको क्रमशः हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे m/2 से, डेसी मोलर को सेमी मोलर को m/2 से, डेसी मोलर को m/10 से, पेंटी मोलर को m/5 से, सेंटी मोलर को m/100 से और डेका मोलर को 10m से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग इनके फार्मूले पे अगर चर्चा करें तो यहाँ पर मोलरिटी को पहला फार्मूला जाएगा नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट है, ऊपर और नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कहने के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये जो ग्राम मोल था ये बदल जाएगा मिलीग्राम मोल में, ये देखें। और ये जो वॉल्यूम इन लीटर था अभी बदल जाएगा मिलीलीटर में। तो ये जो पहला फार्मूला था ये दूसरे में बदल गया। दोनों एक ही फार्मूले हैं लेकिन लिखने का तरीका बदल जाएगा। यहाँ पर ग्राम मोल था, यहाँ पर मिलीग्राम हो गया। यहाँ पर लीटर था सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम था, यहाँ पर क्या हो गया मिलीलीटर। अब इसको हम लोग एक और रूप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए मोलरिटी बराबर W मतलब मास ऑफ सोल्यूट हो गया, MW मॉलिक्यूलर मास, इतने को हम लोग कहते हैं ग्राम मोल। ये हो गया ग्राम मोल। इसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया मिलीग्राम मोल। और यहाँ पर वॉल्यूम इन मिलीलीटर, तो ये पूरा मिल के हो गया नंबर ऑफ ग्राम मोल इन 2000 मतलब मिलीग्राम मोल, यहाँ पर वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ये तीसरा फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर हम लोग इसको आगे बढ़ा दिए तो यहाँ पर मोलरिटी बराबर कंसंट्रेशन इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। ये कैसे हो गया? यहाँ पर देखें कंसंट्रेशन बराबर होता है W/V इंटू 1000। तो यहाँ पर W है, यहाँ पर B है, इंटू 1000 है। तो W/V इंटू 1000 मतलब ये इतना पार्ट हो गया कंसंट्रेशन, और यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिए तो हो गया मोलरिटी। इसका मतलब कंसंट्रेशन अपॉन मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या हो गया मोलरिटी। यहाँ पर कंसंट्रेशन इक्वल टू आपने लिखा है W/V इंटू 1000। पहले भी बताया गया था कि W/V इंटू 100 इंटू 10 इसको कर सकते हैं। तो W/V इंटू 100 को हम लोग कर सकते हैं परसेंट स्ट्रेंथ। तो परसेंट स्ट्रेंथ इंटू क्या हो जाएगा 10। तो इसका मतलब जहाँ पर कंसंट्रेशन लिखे वहाँ पर परसेंट स्ट्रेंथ इंटू 10 लिख सकते हो अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये हो जाएगा मोलरिटी। लेकिन इस फार्मूले का यूज तब करेंगे जब परसेंट बाई वॉल्यूम दिया रहेगा या परसेंट बाई W/V दिया रहेगा। अब हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर मोलरिटी इक्वल टू परसेंटेशन टू 10 इंटू डेंसिटी, या इसी को आप स्पेसिफिक ग्रेविटी कह सकते हैं अपॉन मॉलिक्यूलर मास। लेकिन इस फार्मूले का यूज तब करेंगे जब परसेंट बाई वेट लिखा होगा या परसेंट W/W लिखा होगा। इसको हम एक्सप्लेन कर दें कि फार्मूला बना कैसे। यहाँ पर देखें परसेंट बाई वेट, इतना चीज हो गया परसेंट बाई वेट, कैपिटल W इंटू 100, ये हो गया परसेंट बाई वेट। इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, जो यहाँ पर 10 लिखा गया है ये 10 आ गया, ये हो गया परसेंट और ये हो गया डेंसिटी, और यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास नीचे लिखा ही गया है। अब इस W को हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं B इंटू डी।
इस W को हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, V इंटू डी। यहाँ पर 100 है ही है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर डेंसिटी है। अब इस डेंसिटी को हम लोग इस डेंसिटी के साथ कैंसिल कर देंगे, तो डेंसिटी डेंसिटी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 100 इंटू 10 ये मिल के बन गया यहाँ पर 1000। यहाँ पर देखें ये 100 इंटू 10 बन गया क्या, 1000। तो ये हो गया 1000। W यहाँ पे था तो W इंटू 1000 हो गया। D कैंसिल हो चुका है तो यहाँ पर D कट गया, यहाँ पर बचा V और यहाँ पर mW है, तो मॉलिक्यूलर मास ये देखो W अपान mW इंटू 1000 अपान V को हम लोग मोलरिटी कहते हैं, वही फार्मूला यहाँ पर बना हुआ है। तो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जैसे 2 ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 10 लीटर सॉल्यूशन, फाइंड इट्स मोलरिटी। तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल ग्राम मोल यहाँ पर 2 है, वॉल्यूम इन लीटर 10 है। यहाँ पर सॉल्व करेंगे 0.2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 20 मिलीग्राम मोल HCl प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, फाइंड इट्स मोलरिटी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मिलीग्राम मोल और यहाँ पर वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो मिलीग्राम मोल हो गया 20, वॉल्यूम हो गया 100, सॉल्व करेंगे 0.2 यहाँ पे भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 1/10 ग्राम मोल HCl इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, फाइंड इट्स मोलरिटी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ग्राम मोल 1/10 है, वॉल्यूम दिया गया है मिलीलीटर में, रखना हमें लीटर में है। तो इस लीटर को मिलीलीटर को लीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर 2 0 कैंसिल हो गई, 1/10, यहाँ पर भी 1/10 सॉल्व करेंगे 1m आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पर 9.8 ग्राम H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, फाइंड इट्स मोलरिटी। तो मोलरिटी इक्वल टू मास अपान मॉलिक्यूलर मास 1000 अपान V हो जाएगा। तो मास हो गया 9.8, मॉलिक्यूलर मास हो गया 98,000, यहाँ पर वॉल्यूम है कितना 100, तो इस 100 से डिवाइड कर देंगे, फाइनली सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 1m आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सेमी मोलर 1/2m 100 ml सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मोलरिटी इक्वल टू मास अपान मॉलिक्यूलर मास 1000 अपान B हो गया। यहाँ पर मोलरिटी हाफ दिया गया है, W पूछा जा रहा है, मॉलिक्यूलर मास 90 होगा, 1000 अपान 100 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 2W इक्वल टू 9 ग्राम, W इक्वल टू 9/2 अपान 4.5 ग्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सेमी मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। तो फार्मूला बताया गया था मोलरिटी इक्वल टू कंसंट्रेशन अपान मॉलिक्यूलर मास। मोलरिटी सेमी मोलर है, इसका मतलब 1/2 हो गया। कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है, मॉलिक्यूलर मास 98 है, तो ये सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 49 ग्राम पर लीटर। अगला क्वेश्चन है फाइंड मोलरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर मिलीलीटर का मतलब हो गया कि मास जो है ये 1 ग्राम है और वॉल्यूम 1 मिलीलीटर है। तो मास हो गया 1 ग्राम, वॉल्यूम हो गया 1 मिलीलीटर। तो यहाँ पर W अपान mW 1000 अपान B, तो W की जगह पर 1 हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास 40, यहाँ पर 1000 अपान 1 सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 25 m। यहाँ पर एक फार्मूला जो हम लोग लिखते हैं कि मोलरिटी इक्वल टू कंसंट्रेशन अपान मॉलिक्यूलर मास, इस फार्मूले से सॉल्व नहीं करेंगे, कारण कि यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में होता है और यहाँ पर दिया गया है ग्राम पर मिलीलीटर में, तो इसलिए इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड मोलरिटी ऑफ 9.0% बाई वॉल्यूम H2C2O4 सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मोलरिटी इक्वल टू परसेंटेज इंटू 10 अपान मॉलिक्यूलर मास, परसेंटेज 9 इंटू 10 अपान 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1m। इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, W इक्वल टू 9 ग्राम हो जाएगा, जितना परसेंट है वो मास हो जाएगा, और बाई वॉल्यूम कहा है, इसका मतलब वॉल्यूम 100 मिलीलीटर हो जाएगा। यहाँ पर तब फार्मूला हो जाएगा M इक्वल टू W अपान mW इंटू 1000 अपान V। तो मास हो गया 9 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास हो गया 90, 1000 अपान 100 सॉल्व करेंगे 1m आ जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मोलरिटी ऑफ 10.6% बाई मास ऑफ Na2CO3 सॉल्यूशन हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। तो ये बाई मास बोला गया है,
या W/W कह सकते हो। तो बाई मास कहा गया, इसका मतलब यहाँ पर डेंसिटी से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर परसेंट स्ट्रेंथ इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास 10.6% हो गया। 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 को हो गया। यहाँ पर 106 से डिवाइड करें, फाइनली सॉल्व किए तो 1.2 m आ गया। दूसरे तरीके से देखा जाए, यहाँ पर जितना परसेंट कहा है वो मास एब्सोल्यूट हो जाएगा, तो 10.6 ग्राम हो गया। बाई मास कहा है तो सॉल्यूशन का आपकी बार मास लिया जाएगा, और कितना लिया जाएगा 100 क्यों लिया जाएगा, चूंकि परसेंट बोला है 100 में होना चाहिए। अब यहाँ पर डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर दिया है, तो यहाँ पर वॉल्यूम निकाल लिया जाए। तो मास यहाँ पर 100 हो गया, डेंसिटी हो गया 1.2, तो वॉल्यूम हो जाएगा 100/1.2। अब इस फार्मूले में हम लोग इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे कि m इक्वल टू W/mW इंटू 1000/V, तो 10.6 हो गया मास, 106 मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पर 1000, और वॉल्यूम की जगह पर 100/1.2 रखेंगे। तो देखें फाइनली यही चीज़ यहाँ पर फिर से आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.2 m आ जाएगा। तो यहाँ पर मोलरिटी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो देखें यहाँ पर m इक्वल टू W/mW इंटू 1000/V पढ़ा गया था। अब दोनों साइड में हम लोग V से मल्टीप्लाई कर देते, इधर V आ जाएगा, इधर V से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये V और V कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर V नहीं है, तो यहाँ पर आ गया m और V। अब ये हो गया W/mW इंटू 1000, इतना हो गया। अब इधर भी हम लोग इसके इधर भी m भी है, तो इसके हम लोग इधर भी m भी लिख सकते हैं। एक साइड को 1 कर दें तो दूसरा साइड हो जाएगा 2, तो इसको बीच से हटा देते, हो जाएगा m1V1, ये हो जाएगा m2V2। इस फार्मूले का यूज हम लोग केवल डाइल्यूशन के लिए करेंगे, जबकि यहाँ पर अगर देखा जाए n1V1 n2V2 लिखे थे, तो इसका यूज हम लोग डाइल्यूशन के लिए किए थे, इसका यूज न्यूट्रलाइजेशन के लिए किए थे, इसका यूज केमिकल रिएक्शन के लिए भी किया जा सकता था, लेकिन हम लोग इसको केवल डाइल्यूशन के लिए यूज करेंगे। केमिकल रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन के लिए क्यों नहीं? कारण कि इसको कहते हैं मिलीमोल, इसको भी मिलीमोल कहते हैं। तो ये एक सब्सटेंस का मिलीमोल है, ये दूसरे सब्सटेंस का अगर मिलीमोल मान लें, तो एक सब्सटेंस का 1 मिलीमोल दूसरे सब्सटेंस के 1 मिलीमोल से रिएक्ट करे ऐसा जरूरी नहीं है। एक इसको मिलीग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं, इसको भी मिलीग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं। तो एक सब्सटेंस का 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट दूसरे सब्सटेंस के 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा ऐसा जरूरी है, लेकिन यहाँ पर मिलीमोल दूसरे के 1 मिलीमोल से रिएक्ट करे ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए इसका यूज हम लोग केमिकल रिएक्शन के लिए नहीं करते, केवल डाइल्यूशन के लिए यूज करते हैं। तो अब इस पे कुछ क्वेश्चन देखें, वही क्वेश्चन है जो नॉर्मलिटी में थे, डाटा भी हमने चेंज नहीं किया है, जिससे आपको फिर एक बार समझ में आए। देखें पहला क्वेश्चन, टू सेमी नॉर्मल 400 ml HCl solution 100 milliliter water is added, फाइंड मोलरिटी ऑफ रिजल्टेड सॉल्यूशन। तो V1 यहाँ पर है 400, V2 हो जाएगा 400 प्लस 100, 400 प्लस 100, ये हो जाएगा 500। तो यहाँ पर V1 हो जाएगा 400, तो यहाँ पर हो जाएगा V2 हो जाएगा 500। तो अब M1 हो गया 1/2, V1 हो गया 400, M2 फाइंड करना है, V2 हो गया 500। तो यहाँ पर हो जाएगा 400 अपॉन 500, तो ये 4/5 आ जाएगा, 4/5 का मतलब 0.8 m आ जाएगा। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, सेमी मोलर 100 ml HCl सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड अप टू, देखें पिछले लेक्चर बताया गया था अप टू, यहाँ पर 1000 मिलीलीटर, फाइंड मोलरिटी ऑफ रिजल्टेड सॉल्यूशन। इसका मतलब यहाँ पर एडेड नहीं है, ये 100 मिलीलीटर था, इसको हम लोग यहाँ पर इंक्रीज करके 1000 बना लिए, मतलब ये यहाँ पर जो निशान बना था 1000 का यहाँ तक पहुँचा दिए, और 100 पहले से था, तो यहाँ पर ये इंक्रीज करते करते 1000 तक पहुँच गया, तो ये फाइनल वॉल्यूम है, इसलिए यहाँ पर अप टू बोला गया है। तो M1 हो जाएगा 1/2, V1 हो जाएगा 100, V2 हो जाएगा 1000, M2 फाइंड करना है, तो M1 V1 M2 V2 से इसको सॉल्व कर लेंगे,
1/20m आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ H2O शुड एडेड टू सेमी मोलर 100 मिलीलीटर HCl सॉल्यूशन सो दैट इट्स मोलरिटी बिकम 0.2m। तो यहाँ पर देखें M1 हो गया 1/2, B1 हो गया 100, M2 0.2, V2 फाइंड करना है। तो M1 B1 M2 V2, यहाँ पर 1/2 100 हो गया, M2 0.2 V2 सॉल्व करना है, B2 हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लिए, आ गया 250। लेकिन ये आंसर नहीं है, यहाँ पर एडेड वाटर मतलब डेल्टा V फाइंड करना है। तो डेल्टा V का मतलब जो V2 है माइनस V1, तो यहाँ पर B2 आ गया 250, V1 हो गया 100, सॉल्व कर लिए, यहाँ पर आ गया 150। यही सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं और ये क्वेश्चन एक बार CBSE PMT में पूछा भी जा चुका है। यहाँ पर हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ H2O शुड एडेड टू 100 मिलीलीटर 80% बाई वेट H2SO4। यहाँ पर डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, सो दैट इट बिकम 20% बाई वेट, यहाँ पर डेंसिटी दी गई है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। तो फार्मूला अपने पास M1 V1 M2 V2 का है। अब यहाँ पर देखें M1 मतलब मोलरिटी को हम लोग परसेंट स्ट्रेंथ इंटू 10 इंटू डेंसिटी कह सकते हैं अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और ये V1 यहाँ पर ही है। यहाँ पर भी मोलरिटी परसेंट स्ट्रेंथ इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पर परसेंट स्ट्रेंथ पहला 80 है, 10 फार्मूले में है, डेंसिटी यहाँ पर 1.5 दिया गया, मॉलिक्यूलर मास 98, ये V1 दिया गया है कितना 100। यहाँ पर दूसरा परसेंट स्ट्रेंथ 20 है, 10 फार्मूले में 1.2 डेंसिटी है, मॉलिक्यूलर मास 98, V2 हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर V2 सॉल्व करने पर आ गया 500 मिलीलीटर, ये V2 आ गया। अब यहाँ पर डेल्टा V2 माइनस V1, यहाँ पर 500 माइनस 100, आंसर आपका आ जाएगा 400 मिलीलीटर। हम आपको फिर से बताएं M1 V1 इक्वल टू M2 V2, ये बताया गया फार्मूला डाइल्यूशन के लिए यूज होगा, इसका यूज हम लोग न्यूट्रलाइजेशन के लिए नहीं कर सकते। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए न्यूट्रलाइजेशन के लिए पूछा ही नहीं जाएगा। मान लो क्वेश्चन न्यूट्रलाइजेशन पर पूछ लिया गया इसी फार्मूले पर, इसी पैटर्न पे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो मोलरिटी है इसको बैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखो M1 था तो यहाँ पर बैलेंसी फैक्टर स्मॉल n से मल्टीप्लाई कर दिया गया, यहाँ पर M2 था तो बैलेंसी फैक्टर स्मॉल n2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो स्मॉल n कैपिटल M इक्वल टू हो जाता है नॉर्मल T, तो बदल गया ये N1 V1 में। उसी तरह से स्मॉल n कैपिटल M बदल गया N2 में, तो अब कुल मिला के ये फार्मूला बदल गया N1 V1 में और N2 B2 में। तो इस फार्मूले का यूज आप डाइल्यूशन में कर सकते हो, इसका यूज न्यूट्रलाइजेशन में भी कर सकते हो। तो अब हम लोग इसके यूज पर देख, यहाँ पर देखें क्वेश्चन हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ सेमी मोलर H2SO4 is required to neutralize डेसीमोलर 100 मिलीलीटर NaOH सॉल्यूशन। तो यहाँ पर M1 1/2 V1 नहीं मालूम, N1 हो गया 2, क्यों H2SO4 है, तो H2SO4 से कितने H निकलेंगे 2, तो इसका बैलेंसी फैक्टर हो गया 2। यहाँ पर M2 हो गया 1/10, V2 100 हो गया, N1 बैलेंसी फैक्टर, ये N2 बैलेंसी फैक्टर है, NaOH से चूंकि एक OH निकलेगा तो जितने OH निकलेगा वही यहाँ पर स्मॉल n हो जाएगा। तो यहाँ पर स्मॉल n की जगह पर 2, M1 1/2 V1 फाइंड करना था, N2 1 हो गया, M2 1/10 हो गया, V2 100 हो गया, इसको सॉल्व कर लिए, V1 यहाँ पर 10 मिलीलीटर आ गया। एक और क्वेश्चन उसी पैटर्न पे, हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ सेमी मोलर KMnO4 इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज। देखें ये भी केमिकल रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन भी केमिकल रिएक्शन है। सेमी मोल डेसीमोलर 200 मिलीलीटर H2C2O4 इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम कह रहा है। तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 के लिए स्मॉल n जो होगा वो 5 होगा, एसिडिक मीडियम में KMnO4 के लिए स्मॉल n की वैल्यू 5 होगी। मोलरिटी इसका 1/2 दिया है, वॉल्यूम इसका पूछ रहा है, और H2C2O4 के लिए स्मॉल n की वैल्यू हो जाएगी 2, क्यों चूंकि यहाँ से 2 H निकलेंगे, M2 1/10 है, V2 200 है। अब N1 M1 V1 N2 M2 V2 से हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें सॉल्व करने पर आ गया 5V1/2 इक्वल टू 40, यहाँ पर V1 इक्वल टू जाएगा 40 × 2/5। एक चीज़ आपको और क्लियर कर दें कि किसी बुक में ये फार्मूला लिखा होता है M1 V1/N1,
M2V2 अपान N2, और जबकि हम लोग यहाँ पर फार्मूला लिखे हैं M1V1, तो आपको बता दें कि ये जो है नंबर ऑफ मोल्स है, ये N1 और N2 यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हैं। और इसके लिए आप इस फार्मूले को जब आप लिखें यूज करेंगे तो आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा, जबकि इस फार्मूले को लिखेंगे तो आपको रिएक्शन नहीं लिखना है। तो चूंकि रिएक्शन लिखना थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए इस फार्मूले का यूज हमने आपको नहीं बताया, हम इसी के हेल्प से आपको समझा रहे हैं। अब यहाँ पर देखें मोलरिटी ऑफ मिक्सचर हैविंग आइदर एसिड और बेस, तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा मोलरिटी इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 अपान V1V2 V3 एंड सो ऑन, इस तरह से और भी है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं, ए मिक्सचर कंटेन सेमी मोलर 100 ml HCl, 20 मोलर 200 ml HNO3 एंड देसी मोलर 300 ml H2SO4। तो इसके तीन पार्ट हैं, फाइंड मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, फाइंड मोलरिटी ऑफ मिक्सचर इफ इट इज डाइल्यूटेड अप टू 1000 मिलीलीटर एंड मोलरिटी ऑफ HCl इन मिक्सचर। तो पहला M इक्वल टू M1V1 M2V2 M3V3 अपान V1V2 V3, इसको सारी वैल्यू को रख के यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व किया गया, तो आपका आंसर आ गया 1/5 M। दूसरा पार्ट है यहाँ पर डाइल्यूटेड अप टू 1000 ml, तो यहाँ पर M इक्वल टू हो जाएगा M1V1 M2V2, यहाँ पर M3V3, और नीचे हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम, मतलब जहाँ तक आपने डाइल्यूट किया है, तो ये फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने सारी वैल्यू रख दिया 1/2 इंटू 100, 1/5 इंटू 200, 1/10 इंटू 300, यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम 1000 हो गया। तो इसको सॉल्व करने पर 0.12 M आ गया। और इसका तीसरा पार्ट मोलरिटी ऑफ HCl इन मिक्सचर, तो यहाँ पर मोलरिटी ऑफ HCl इंटू वॉल्यूम ऑफ HCl अपान V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 इंटू 100, यहाँ पर 100 प्लस 200 प्लस 300 50 अपान 600 हो गया, तो यहाँ पर 1/12 M हो जाएगा। इसको आपको नॉर्मलिटी में भी समझाया गया था कि 3 कंटेनर हैं, एक में HCl भरा गया है, एक में HNO3 भरा गया है, एक में H2SO4 भरा गया है। तो कंटेनर चाहे जितना बड़ा हो उसका कंसंट्रेशन वही होगा, उसमें कंसंट्रेशन बदल, जैसे आपको चाय पीने के लिए दी जाती है, तो चाय एक भगोने में बने तो वहाँ पर चाय की मात्रा ज़्यादा है, तो चाहे आप भगोने से पूरा एक साथ पी लें, चाहे कप में लेके पिएं, लेकिन उसकी स्वीटनेस वही होगी, स्वीटनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे HCl यहाँ पर जो भी रखना गया है उसका कंसंट्रेशन यही होगा, HNO3 का कंसंट्रेशन यही होगा, H2SO4 का कंसंट्रेशन यही होगा। अब इसको आपने यहाँ से थोड़ा थोड़ा निकाल लिया, यहाँ से 100 मिलीलीटर निकाल लिया, यहाँ से 200 मिलीलीटर निकाल लिया, यहाँ से 300 मिलीलीटर, तो यहाँ पर जो कंटेनर फाइनल हुआ इसमें तो 600 टोटल वॉल्यूम हो गया 600, लेकिन यहाँ पर HCl का जो अगर अमाउंट देखा जाए तो HCl का जो कंसंट्रेशन था 1/2 था और वॉल्यूम आपने निकाला है 100, तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ये हो जाएगा 50 मिलीमोल, ये हो जाएगा 50 मिलीमोल। तो ये 50 मिलीमोल कितने में है, 600 में, तो 50 अपान टोटल वॉल्यूम 600, तो इसको सॉल्व किया गया 1/12 M आ गया, वही ऊपर बताया गया है। यहाँ पर देखा जाए एक क्वेश्चन IIT में एक बार पूछा गया था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 M AgNO3 एंड 0.2 M NaCl वाज मिक्स्ड, फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट आयन इन मिक्सचर। तो यहाँ पर मोलरिटी ऑफ नाइट्रेट आयन इन AgNO3 तो इक्वल टू जाएगा 1 इंटू 0.1 M। 1 क्या है, ये नंबर ऑफ आयन, और ये हो गया मोलरिटी ऑफ कंपाउंड, जैसा आपको पिछले लेक्चर पे बताया गया था। तो किसी आयन की अगर मोलरिटी बताना है कंपाउंड में तो उस आयन के नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है कंपाउंड के मोलरिटी को, तो यहाँ पर आयन की मोलरिटी आ जाता है। तो इसका तो नाइट्रेट आयन की मोलरिटी आ गई। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ AgNO3 इक्वल टू है वॉल्यूम ऑफ NaCl इक्वल टू मान लिया जाए V। तो यहाँ पर जैसा आपको मिक्सचर में किसी भी कंपोनेंट की मोलरिटी निकालने के लिए बताया गया है, जिस कंपोनेंट की मोलरिटी निकालना है उसकी मोलरिटी इनटू इसका उसका वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो नाइट्रेट आयन की मोलरिटी 0.1 है, उसका वॉल्यूम V है, यहाँ पर टोटल भी हो जाएगा तो V प्लस V 2V हो गया, ये 0.1V अपान 2V, तो इसको सॉल्व करने पर 0.05 M आ गया। अब यहाँ पर देखिए मोलरिटी ऑफ मिक्सचर हैविंग बोथ एसिड एंड बेस,
मतलब एसिड और बेस दोनों है, तो हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग पहले उस मिक्सचर की नॉर्मलिटी निकाल लेंगे। इन सच केस नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर इज कैलकुलेटेड फर्स्ट and then it is converted into molarity according to acid or base which is maximum in mixture। तो यहाँ पर पहले हम लोग कंपाउंड की नॉर्मल मिक्सचर की नॉर्मलिटी निकाल लेंगे, फिर उसको एसिड या बेस जो अधिक है उसके अकॉर्डिंग हम लोग मोलरिटी में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर थोड़े समझें, यहाँ पर जब हम लोग नॉर्मलिटी पढ़ रहे थे तो यहाँ पर हम लोग n इक्वल टू एन ए वी ए माइनस एन वी 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 किए थे और यहाँ पर वी ए प्लस वी वी किया गया था। तो यहाँ पर एन ए वी ए माइनस एन वी 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 किया गया था। हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, कारण कि ये n इंटू वी ए मिलीग्राम इक्विवेलेंट है, n इंटू वी मिलीग्राम इक्विवेलेंट है। तो एसिड का मिलीग्राम इक्विवेलेंट है, बेस का मिलीग्राम इक्विवेलेंट। तो जितना मिलीग्राम इक्विवेलेंट बेस का होगा उतना ही एसिड से रिएक्ट करेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग सीधे घटा देते हैं। मान लो ये 10 है, ये 5 है, तो 5 इसके 5 इससे रिएक्ट कर गया, इसका 5 बच गया, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग इस n को ना देखें तो यहाँ पर एम ए वी ए कर दें और यहाँ पर एम वी 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 कर दें तो ये मिलीमोल हो गया, ये भी मिलीमोल हो गया। तो एसिड का मतलब मिलीमोल बेस के इक्वल मिलीमोल से रिएक्ट करे ऐसा जरूरी नहीं है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि इस मोलरिटी को मल्टीप्लाई कर दिया बैलेंसी फैक्टर से, मोलरिटी को मल्टीप्लाई कर दिया बैलेंसी फैक्टर से। तो ये मोलरिटी और बैलेंसी फैक्टर मिल के अब हो गया नॉर्मलिटी, मोलरिटी और बैलेंसी फैक्टर मिल के हो गया नॉर्मलिटी। तो ये नॉर्मलिटी और वॉल्यूम अब हो गया मिलीग्राम इक्विवेलेंट, ये नॉर्मलिटी और वॉल्यूम हो गया मिलीग्राम इक्विवेलेंट। तो ये एसिड का मिलीग्राम इक्विवेलेंट अगर मान लिया जाए तो ये बेस का मिलीग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो एसिड का मिलीग्राम इक्विवेलेंट बेस के मिलीग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट कर जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन था, ए मिक्सचर कंटेन सेमी मोलर 100 ml H2SO4 एंड डेसीमोलर 200 ml NaOH, फाइंड मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। तो यहाँ पर H2SO4 के लिए स्मॉल n की वैल्यू 2 है, मोलरिटी यहाँ पर 1/2 वॉल्यूम 100 है। NaOH के लिए स्मॉल n की वैल्यू यहाँ पर 1 है, यहाँ पर मोलरिटी 1/10, यहाँ पर 200 हो गया, नीचे 100/200, इसको सॉल्व करने पर 8/30 आ गया। अब 8/30 नॉर्मलिटी आ गया, या 4/15 करेंगे। अब यहाँ पर इसको मोलरिटी नॉर्मलिटी को इस नॉर्मलिटी को मोलरिटी में बदलेंगे तो n इंटू एम हो जाएगा। अब चूंकि H2SO4 वाला पार्ट ज़्यादा था, तो H2SO4 वाला पार्ट ज़्यादा था, इसका मतलब मिक्सचर क्या होगा, एसिडिक होगा। यहाँ पर देखें H2SO4 वाला जो पार्ट था वो थोड़ा सा ज़्यादा था, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके 2 कैंसिल हो गया, ये 100 बच रहा है। ये यहाँ पर 0 कैंसिल हो गए थे, 20 बन गया। मतलब एसिड वाला पार्ट 100 है और बेस वाला पार्ट 20 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि H2SO4 ज़्यादा है तो एसिडिक है। तो स्मॉल n की वैल्यू यहाँ पर H2SO4 से लिया गया है, मतलब ये 2 है तो स्मॉल n की वैल्यू 2 रखा गया। फाइनली हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 2/15 आ जाएगा। फैक्टर अफेक्टिंग मोलरिटी में भी वही हो जाएगा, m इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल डाइल्यूशन। क्यों, चूंकि फार्मूले में आप जानते हो यहाँ पर W/V W/mW यहाँ पर 1000/V होता है। तो डाइल्यूट करने पर B बढ़ेगा, इसलिए मोलरिटी घट जाएगी। यहाँ पर मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा टेम्परेचर के, कारण चार्ज लॉ से आते हैं, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा मोलरिटी घटेगी। और यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रेशर के, तो प्रेशर के क्यों, चूंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नोट करके यहाँ पर कुछ पॉइंट हम आपको बताए हैं कि H+ इक्वल टू होता है नॉर्मलिटी फॉर स्ट्रांग एसिड। यहाँ पर C मोलर कंसंट्रेशन है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। यहाँ पर Ka/C ये होल का रूट, K डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, C मोलर कंसंट्रेशन है। ये चीज़ होगा फॉर वीक मोनोबेसिक एसिड के लिए और ये होगा स्ट्रांग एसिड के लिए। इसी तरह से सिमिलरली OH- कंसंट्रेशन है, नॉर्मलिटी हो जाएगा फॉर स्ट्रांग बेस, या हो जाएगा C∆, या हो जाएगा √Kb/C फॉर वीक मोनोबेसिक बेस के लिए। तो स्ट्रांग बेस के लिए नॉर्मलिटी हो जाएगा और वीक मोनोबेसिक बेस के लिए, एसिडिक बेस के लिए, मोनो एसिडिक बेस के लिए ये चीज़ हो जाएगा। तो आप इसको भी जानते रहेंगे। कई बार यहाँ पे जो हम लोग नॉर्मलिटी निकालने के लिए कह रहे हैं वहाँ पर H+ आयन कंसंट्रेशन कह देता है,
तो जो नॉर्मलिटी है वही H+ आयन कंसंट्रेशन है। तो अगर H+ आयन कंसंट्रेशन कह दे तो इस रिलेशन से आप नॉर्मलिटी या मोलरिटी की रिलेशन से आप उसको बता सकते हैं। तो आज मोलरिटी यहीं पर, फिर मोलरिटी और आगे की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे